वो यही खड़े मुझे घूर रही थी। I was driving on the Karsas road. बेटा, छत पे क्या कर रहे हो इस टाइम? आंटी, मेरी मम्मा ने छलांग लगा दी यहाँ से। क्या हुआ, डर गए हो? डरना मत, क्योंकि आपके होशो हवास को बेकाबू करने और आपकी सोच की चौखट पे दस्तक देना है। पुरसरार वाक़ियात और दिल को चुका देने वाली लर्ज़खेज़ कहानियों के साथ मैं आ गई हूँ इन माय शो हॉरर नाइट विद फिज़ा सीज़न 3। सुनो समीर बेटा, तुम यहीं पे बैठ के इंतज़ार करो, मैं ज़रा किचन में से देख के आ जाऊँ। आज जुमेरात का दिन है, मैंने नियाज चढ़ाई है, तो बेटा बुरा ना मानना, अपनी बड़ी बी को कुछ लम्हों की मोहलत दे दो। ये क्या तरीका है, ये कैसी खातून है। मैं जो आज इनसे मिलने के लिए सुबह ही सुबह जल्दी उठा हूं कि कहीं ये इंटरव्यू मिस ना हो जाए। वो अपने घर आए मेहमान को इस तरह से बिठा के खुद बावर्ची खाने में मसरूफ हो गई हैं। ये बड़ी बी भी ना, पता नहीं रेडियो वालों को क्या सोच के इनके इंटरव्यू की जरूरत पड़ गई है। खैर, समीर जो कि खुद एक रेडियो ब्रॉडकास्टर होता है,
बड़ी बी के घर में उनका इंटरव्यू लेने के लिए आता है। बहरहाल बावर्ची खाने से फ्री होकर जब बड़ी बी उसके सामने आके बैठती हैं तो समीर उनसे मुखातिब होता है, बड़ी बी बुरा न माने तो एक सवाल करूं, ये जो आप कह रही थी कि आज आपके घर जुमेरात है, फातिया है, आप ये क्यों दिलाती हैं? बेटा समीर, अभी छोटे हो, ना समझ हो, नाबालिग हो। दरअसल होता कुछ यूँ है बेटा कि अक्सर बल्कि बेशतर जुमेरात को शहीदों के काफले गुजरा करते हैं और अहले नज़र उन्हें देखा करते हैं। बड़ी बी की ये बात समीर को कुछ अजीब सी मालूम हुई। खैर, इंटरव्यू का बाकायदा आगाज हुआ। और बड़ी बी से उनकी इन पुरसरार बातों के पीछे जो राज थे उनके बारे में समीर सवालात पे सवालात करता गया। तमाम सवालात को सुन के बड़ी बी मुस्कुराई और कहने लगी, चलो तुम्हें इब्तिदा से बताती हूँ। ये बात तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं होते थे बल्कि बरसगीर पाको हिंद होता था। हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद, मेरे बाबा लखनऊ में एक मस्जिद के मौज़िन थे। वक्त बहुत अच्छा सा गुजर रहा था। ताहम हमारे इलाके में एक यतीम बच्चा हुआ करता था जिसका नाम शम्मू था। बचपन से ही शम्मू ने यतीमी देखी थी। मोहल्ले के लोग उसे खाने के लिए कोई चीज़, बासी रोटी या अपने पुराने सालन दे दिया करते थे और उससे अपने घर के बेतहाशा काम करवाया करते थे। पूरे मोहल्ले के लब पे एक ही सदा होती थी, शम्मू जल्दी से आ जाओ, ये काम है। शम्मू फलां जगह जाके हमारा सामान तो दे आओ। शम्मू फलां दुकान से ये चीज़ ला दो। शम्मू जो रोटी के चंद बासी टुकड़ों के लालच में पूरे मोहल्ले की खिदमत करता था। एक दिन मेरे बाबा जान के पास मस्जिद में आ गया और कहने लगा, अंकल पूरा मोहल्ला मुझसे काम कराता है। आप तो लखनऊ के बड़े साहब हैं, आप तो मस्जिद के मौज़िन हैं, कभी आपने मुझे अपनी खिदमत का मौका नहीं दिया। कई इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे बाबा को छोटे से बच्चे के मुंह से ये बातें सुन के बहुत ताज्जुब हुआ और कहने लगे, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम चाहो तो तुम मस्जिद में आ जाए करो, मैं तुम्हें सिपारा पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी मजहब की, तुम्हारी अखलाकियात की, तुम्हारी दीन की तालीम करूंगा। मेरे बाबा की इस पेशकश पे शम्मू बेतहाशा खुश हुआ। वो अपना बोरिया बिस्तरा सड़क के उस कोने से उठा के मस्जिद में ले आया। मस्जिद के पिछले हिस्से में बाबा ने उसे रहने के लिए कुछ जगह दे दी। बाबा जब अजान देने के लिए खड़े हुआ करते थे वो बड़े गौर से मेरे बाबा को प्यार से देखा करता था। मस्जिद में बच्चों को जब बाबा दीन की तालीम देते थे तो वो भी कोने पे खड़े होकर बड़े गौर से सुनता था। एक दिन वो बाबा के पास आके कहने लगा, उस्ताद जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान शरीफ पढ़ाएं, मुझे मुसलमान करें, मुझे दीन इस्लाम की तालीम दें। बाबा उसकी इस बात पे बेतहाशा खुश और कहने लगे, हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। वक्त गुजरता गया। छोटा सा शम्मू न जाने कब बहुत बड़ा हो गया।
इतना बड़ा हो गया कि अब तो बाबा की जगह मस्जिद में वो अजान देता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी तो बाबा मेरे पास आके कहने लगे, मेहरुनिसा बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बाबा की बात में फ़ौरन खड़ी हुई। मैंने कहा, जी बाबा मेरी जान, आप मेरे कमरे में आए। आज आपने अपनी बेटी को, अपने लखते जिगर को कैसे याद किया? आपको अपने उस बेटे शम्मू से फुर्सत मिल गई? बाबा जान मुझसे कहने लगे, बेटा कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहने लगी है। मैं चाहता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ। मैंने अपने बाबा की तरफ देखा और पूछने लगी, बाबा इसके लिए आपको मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत पड़ गई? बाबा कहने लगे, बेटा इस वक्त, इस दौर में तुम्हारे लिए बेतहाशा फिक्रमंद हूँ। मुझे तुम्हारे लिए शम्मू से ज़्यादा अच्छा कोई लड़का नहीं लगता। हाँ, माना कि वो पहले एक हिंदू था, वो एक यतीम बच्चा था, मैंने उसकी इस्लाह की है और अब मैं जानता हूँ कि शम्मू मेरा दाहिना हाथ बन चुका है। कल को अगर मैं इस दुनिया फ़ानी से कूच भी कर जाता हूँ तो मस्जिद को भी इंशाल्लाह शम्मू संभाल लेगा। और माशाल्लाह अब तो वो बाकायदा अजान देने लगा है। अपने बाबा की इस बात में गुमान करने लगी, शम्मू के बारे में मेरे बाबा मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं? वो तो मेरे एक दोस्त की तरह है। बचपन से जब बाबा उसे मस्जिद के लिए घर उठाकर लाए थे और मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं हैरान रह गई थी। पहली बार हमारे घर पे वो जुमेरात की नियाज खाने आया था और जिस तरह से वो हमारे घर के पकवान खा रहा था, ऐसा मालूम होता था जैसे बरसों बाद किसी को जन्नत से बने पकवान मिल गए हों। बचपन में तो मैं ना समझती, उसकी इस हरकत को गंदगी समझ के सोचना छोड़ दिया, लेकिन अब सोचती हूँ कि उसने अपने वक्त में यतीमी के कैसे दिन काटे होंगे। मोहल्ले के लोगों का पुरानी बासी सालन रोटियां खा खा के वो बड़ा तो हो गया, लेकिन हो सकता है हमारे घर के उस जुमेरात की नियाज के खाने उसे जन्नत से बने किसी पकवान से कम नहीं लग रहे होंगे। लिहाजा ये बात मुझसे बाबा ने खुद आके की थी तो इस बारे में मैं सोचना तो बनता था। इस बात को कुछ हफ्ते ही गुजरे तो एक दिन बाबा मेरे पास कमरे में आए और कुछ परेशान से लग रहे थे। बाबा कहने लगे, बेटा मेहरुनिसा, हालात कुछ कशीदा से होते जा रहे हैं। बिगड़ते हुए हालात ने अब हमारे इलाकों का रुख ले लिया है। कुछ इंतहा पसंद हिंदू हमलावर होने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमन रहे, मोहब्बत से सब रहें, लेकिन हालात ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बाबा को पहली बार इतना परेशान देखा था। ताहम इस बात को अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि रात में अचानक से हमारे घर की चौखट पे कोई दरवाजे को खटखटाने लगा। बाबा जल्दी से उठें, दरवाजे पे कोई है। इस वक्त बेटा कौन हो सकता है? बाबा ना जाने कौन होगा, आप जल्दी से उठ के दरवाज़ा देखिए, कोई बहुत ज़ोर से बजा रहा है। बाबा ने जो ही कुंडी खोली तो शम्मू, जिसकी पेशानी से बेतहाशा खून बह रहा था, जख्मी हालत में बाबा के सामने आके खड़ा हो गया और रूबरू होके कहने लगा, उस्ताद जी, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इंतहा पसंद हिंदू मस्जिद पर हमला कर चुके हैं और उसे शहीद कर रहे हैं। आपको और छोटी बेगम को जल्दी से यहाँ से रवाना होना पड़ेगा।
लेकिन इस तरह हम अपने घर को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? यहाँ हमारी मस्जिद है। नहीं छोटी बेगम, मैं यहाँ पे रुकूंगा, घर की और मस्जिद की हिफाजत करूंगा। आपको अपने बाबा के साथ जल्द ही रवाना होना पड़ेगा। वो हाथ में आग लिए इसी जानिब आ रहे हैं। आपको खुदा का वास्ता है, आप पिछले दरवाजे से जल्दी निकल जाइए। उस दिन शमू से मेरी निगाहें जिंदगी में पहली और आखिरी बार रूबरू हुई। शमू जो बचपन में एक कमज़ोर सा यतीम सा बच्चा हुआ करता था, इस वक्त एक सेहतमंद नौजवान बन के सफ़ेद रंग के जोड़े में एक फरिश्ते की मानिंद हमें पैगाम पहुंचाने आया था। शमू की बात सुन के बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और फौरन ही रवाना हो गए। कुछ अरसे बाद जब हम लोग वापस आए तो हालात तो संभल चुके थे, लेकिन कुछ नहीं बचा था। हमारी मस्जिदों को, हमारे घरों को आग लगा दी गई थी। अपने राग के उस खंडर में हम वापस जाके बस तो गए, लेकिन बाबा कुछ बीमार रहने लगे, और रहना भी था क्योंकि उनका दाहिना हाथ, उनका बेटा शमू, पीछे घर और मस्जिद की हिफाजत करते करते शहीद हो चुका था। शमू की शहादत का बाबा ने बहुत ज़्यादा सदमा लिया और वो बीमार रहने लगे। कुछ ही अरसे में बीमारी की हालत में वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और मैं उनके आसरे अकेले अपनी राख के इस खंडन में रह गई। बाबा और शम्मू को मैं बहुत याद किया करती थी। मेरे पास कोई तरीका नहीं था मैं उन्हें वापस ले आती, लेकिन एक रात जुमेरात के दिन मैंने देखा कि कुछ घुड़सवार हमारे घर में से गुजर रहे हैं। मैं नींद की हालत में उठी और सोचने लगी कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। जुमेरात की रात थी और वो जो घुड़सवार हमारे इलाकों से गुजर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि शहीद थे। ये बात कह के बड़ी भी खिड़की की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। मैंने उनसे पूछा, बड़ी भी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप किसे देख के मुस्कुरा रही हैं? तो वो कहने लगी, समीर बेटा, तुम्हें बताया तो है, शहीदों के काफिले गुजरते हैं और अहले नज़र उन्हें देखा करते हैं। और तुम्हें पता है आज भी वो काफिला यहाँ से गुजर रहा है और शमू उनका सिपा सालार है। ये कहानी जो हकीकत पे मुबनी है, एक रेडियो आर्टिस्ट समीर ने अपने आर्टिकल के अंदर बताई थी। इस कहानी को एक नॉवेल में भी शामिल किया गया था और बड़ी भी, जिनका नाम मेहरुनिसा था, उन्होंने अपनी ज़बानी खुद बताई थी। शहीदों के काफिले जो गुजरते हैं और अहले नज़र उन्हें देखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका क्या मानना है? ये मैं जानना पसंद करूंगी कमेंट सेक्शन के थ्रू। बट सबसे पहले वो तमाम लोग जो शब के इस पहर मेरी शब के थके हुए सितारे, मेरी इस खामोश शब के शहसवार मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
जी हाँ, वो वक्त आ गया है, शब का वो पहर आ गया है जब मैं और आप रूबरू होते हैं, हम कलाम होते हैं। कुछ कहानियाँ आपकी समात में मैं सरगोश करती हूँ, आप उन्हें सुनते हैं, आप मुझे वक्त देते हैं, अपना सबसे कीमती असासा देते हैं। इसलिए इस वक्त मुझे ज्वाइन करने के लिए आप सबका बेहद बेतहाशा शुक्रिया। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की हाज़िरी लगा दी जाए। मुझे इस वक्त फेसबुक पे द जिन सोसाइटी के अंदर शुएब इफ्तिखार, ख्वाजा अरूर, सैब्रीना बरीना, खुशी, आमिर अमानत, मोहम्मद बिलाल, और काफ़ी लोग सुन रहे हैं। आप लोगों के बेतहाशा कमेंट है। मरियम साबिर, मोहम्मद अहमद, हनान रॉय, और इंस्टाग्राम पे हमज़ा, सिमरे, वासिद, अवीज़ो मेरे दोस्त, एमजेद, एम मुर्तज़ा, आनम खान, रिडिकुलस, आई हुदा मिर्ज़ा, नॉट अक्सा, ओके, शेख एक्सटी, आइस क्यूब चैम्पियन, राजा रमीज़, हारून अफरीदी, डिस्कवरिंग येट, आसिम लॉल्स, पैरानॉर्मल पाकिस्तान, स्टार लिब्रा, IMH 11, अलीना मुगल, ऑन रज़ा, सैब्रीना, फारिस, और काफ़ी लोग सुन रहे हैं जी, जिनका नाम ले सकी आप लोगों से माजरत। अगर आप रह गए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट कर दें ताकि मैं आपका नाम शामिल कर लूँ और आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर लूँ। ख्वाजा उरूज कहती हैं यस, अच्छी वॉइस है इनकी, थैंक यू सो मच आपकी पसंदीदगी के लिए, आपकी पसंदीदगी का बेतहाशा शुक्रिया। वासिद सेठ कहते हैं शुक्रिया छोड़ें फिज़ाबाजी, आप एक पिज़्ज़ा सेंड करवा दें। जी, आपको पिज़्ज़ा खाना है? वेरी इजी, you can order now through Food Panda. By the way, this show is not sponsored by Food Panda. So स्टोरीज़ की तरफ बढ़ूँगी, टॉपिक की तरफ भी बढ़ूँगी। मुझे मालूम है आप एनिलीज़ा की स्टोरी सुनने, एमिली रोज़ की स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, तो उसके बारे में तो आपको लाजमी बताऊँगी, बट द टाइम इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें अक्सा की। अक्सा जो कि काफ़ी फेमस हो चुकी हैं थ्रू मीम्स, स्पेशली वो लोग जो हॉरर फ्रीक हैं, हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं। अहमद खान कहते हैं प्रेजेंट जी प्रेजेंट। आई हुमैर चौधरी, उमामा, तमाम लोग जी आ चुके हैं। सो कहना ये था कि आज मैंने बात करनी है अक्सा के बारे में। अक्सा की स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैनी पीपल नो हर थ्रू मीम्स। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहते हैं पर्पल लिपस्टिक वाली लड़की, तो उनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद अक्सा को मैं खुद अपने इंस्टाग्राम पे इनवाइट करके बुलाऊँगी और मेरी उनसे बात हो चुकी है और वो आज हमारे शो में आएंगी और इस स्टोरी के पीछे क्या रियलिटी है उसके बारे में बताएंगी। क्योंकि सुनने में, पढ़ने में ये कहानी तो एक फेक स्टोरी लगती है, एक फ़नी कंटेंट लगता है, जो कि मैं अब भी आपको पढ़ के सुनाऊँगी। क्योंकि मुझे मालूम है काफ़ी लोगों ने इस बारे में सिर्फ मीम्स के थ्रू ही सुना है, किसी को भी स्टोरी एक्चुअल क्या है ये नहीं पता। मोहम्मद बिलाल कहते हैं एडमिन प्लीज़ एनिलीज़ा वाली पहले बता दें, इससे पहले कि मैं डर के लीव कर जाऊँ। नहीं, आप लीव मत करके जाएं, आप यहीं रुके, आपको नहीं जाने दूंगी मैं कहीं। अब आप लोग मेरे शो में आ चुके हैं, मैं दरवाज़ों को ताला लगा चुकी हूँ। यहाँ आते आप अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन वापसी हमारी मर्ज़ी से जाते हैं। सो वापसी के लिए आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अहमद कहते हैं ये है वो अक्सा। अच्छा जी, आपने तो अक्सा को मेंशन भी कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल अक्सा है वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं और वो बड़ा डर डर के बात करती हैं। जब मेरी उनसे बात हुई मैं बड़ी हैरान थी कि ये लड़की वाकई में वही है कि नहीं, बट एक्चुअली वो हैं। सो स्टोरी की तरफ बढ़ूँगी, बट उससे पहले अक्सा वाला मामला क्या है उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया जाए।
Teacher, may I go to washroom? No, yes. Okay, you can go to washroom. So, मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो खौफ के मारे कांप रही थी। मैंने उसका हाथ झटका और पूछना चाहा, अक्सा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हो रही है? तो अक्सा एकदम जर्द पड़ चुकी थी। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ वुमेन स्टडी ग्रुप, मॉर्निंग शिफ्ट। ये 2 वीक्स पहले की बात है। मैं और मेरी फ्रेंड अक्सा, हम अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड का वेट कर रहे थे। अक्सा ने कहा चलो ऊपर चल के पिक्चर्स लेते हैं, जो कि अक्सर आजकल हमारी जनरेशन के लोग करते ही हैं। हमें जो जगह प्यारी लगती है, जो जगह पुरसरार लगती है, हम वहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। ये एक हमारी आदत का हिस्सा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम हर दिखने वाली पुरसरार अट्रैक्टिव चीज़ को अपने कैमरे की नज़र में कैद कर लें। तो यही सोच के मैं और अक्सा भी ऊपर जाके पिक्चर्स लेने लगे। यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर दूँ, हमारे डिपार्टमेंट में एक वॉशरूम है जो सालों से बंद पड़ा है। और सिर्फ इस डिपार्टमेंट में नहीं, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी कई दफ़ा गई हूँ, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं, काफ़ी डिपार्टमेंट के वॉशरूम काफ़ी सालों से बंद है। और काफ़ी डिपार्टमेंट के रूम्स भी ऐसे हैं और कैंटीन्स भी ऐसी हैं जहाँ पे कोई जाता नहीं है, और वो वाकई जाने से बहुत भारी महसूस होती हैं। खैर, वो कहती हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो सालों से बंद पड़ा वॉशरूम था, उसके बारे में हम पहले काफ़ी सारी बातें सुनते थे, बट हु केयर्स। इस बात को हम अक्सर मजाक में लेते थे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स जस्ट ह्यूमन एंड साइंस एंड साइकोलॉजी। खैर, अक्सा और मैं पिक्चर्स लेने लगे। देन सडनली जो वॉशरूम लॉक्ड है सालों से, वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, लाइक जैसे अंदर कोई चेयर या कोई फर्नीचर खींच रहा हो। बट हम पिक्चर लेने में इतना बिजी थे कि हमने इग्नोर कर दिया और बातें करने लगे। सडनली वहां से फिर से आवाजें आने लगी, और इस बार पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। इस बार मेरी फ्रेंड अक्सा डर गई और मुझसे बोली चलो यहाँ से चलते हैं। अक्सा घबराई हुई सी थी। वो कहने लगी मुझे सही नहीं लग रहा, बट मैं जिद पर रही। मैंने उसे समझाया कि वहम है उसका, जबकि अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर मैं भी रही थी। 5 मिनट ही गुजरे थे कि अक्सा की तरफ मैंने देखा। वो अजीब तरह से कांप रही थी, लाइक पता नहीं उसे क्या हो गया हो। मैं डर गई। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसके हाथ पांव बर्फ की माने जम रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे फौरन नीचे लेकर चली गई। जब तक हमारी फ्रेंड्स आ चुकी थी, हम सब ने मिलकर उसे संभाला। वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो हम लोगों ने उससे पूछा कि बहन, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, सब खैर तो है? वो अपनी घबराहट से भरे इस चेहरे को हिलाने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ महसूस हुआ है। उसने बताया कि उसके कान में किसी ने कुछ कहा था। उसके कान में जो बात कही गई थी, उसको जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल भी हकीकत नहीं मानती। और इस बात को जानने के बाद कोई भी शख्स ये बात कहने से इनकार नहीं कर सकता कि ये कहानी एक फेक स्टोरी है, क्योंकि बकौल अक्सा नहीं बल्कि बकौल अक्सा की फ्रेंड एमन ये बात लिखती हैं कि अक्सा के कान में
एक जिन कहता है कि आप पर्पल लिपस्टिक में बहुत डैशिंग लगती हैं, जबकि वहाँ पे कोई नहीं था। और उसके बाद अक्सा पूरा एक वीक यूनी नहीं आई और ना ही उसने पर्पल लिपस्टिक लगाई। सो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक जिन आके किसी के बारे में पर्पल लिपस्टिक की बातें करेगा। अक्सा के साथ होने वाले इस हादसे को उसकी दोस्त ने एक मजाक का रंग देके कराची मीम पोस्टिंग के नाम से एक ग्रुप में शेयर किया, जिससे स्टोरी बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गई। इस पे बेतहाशा मीम बनने लगे, इतने मीम बनने लगे कि एक लोगों के लिए क्लिकबैट बन गई। बट जब अक्सा से मैंने खुद बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। और मैं चाहूँगी कि अक्सा अगर यहाँ पे मौजूद है तो इस वक्त लाइव में हमें ज्वाइन करें और इस बारे में जो हकीकत है वो लोगों के साथ शेयर करें। सो लेट मी चेक, अगर अक्सा इंस्टाग्राम पे मौजूद है तो मैं उन्हें यहाँ पे लेकर आती हूँ। सो आपने कहीं जाना नहीं है, अक्सा के आने का इंतज़ार करें। So she is right here. जब तक वो आती हैं तब तक आपके कमेंट्स को पढ़ लिया जाए। खुशी कहती हैं पर्पल लिपस्टिक, जिन लगता है कोई ब्यूटिशियन था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जिन था कि आमिर लियाकत चुड़ैल होगी। ओके ओके ओके। हनान रॉय कहते हैं क्या हालचाल है, ठीक हो ना? यही कहा था ना उसके कान में, नहीं ऐसा भी नहीं कहा था। सो यहाँ पे अक्सर की लाइव रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है एंड उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। लेट्स सी व्हाट शी सेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ। अक्सा इस वक्त आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं और आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो अक्सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ रहती हैं और आपका क्या तारुफ है, आप कितने साल की हैं? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं कराची में रहती हूँ अभी और मैं 19 इयर्स की हूँ। ओके अक्सा, आप 19 इयर्स की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अक्सा थैंक यू सो मच, आपने मेरी मैसेजेस का रिस्पांस किया, आपने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद आपने इस बात के लिए हामी भरी कि आप यहाँ पे आएंगे, बिकॉज़ आई नो आपको काफ़ी लोग जो हैं अप्रोच कर चुके हैं, स्पेशली जो हॉरर शोज़ करते हैं। यस मुझे पता है आप बहुत एंटी सोशल हैं। सो अक्सा आपकी स्टोरी इस वक्त मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर की है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बस थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके मैं ये कह रही हूँ अक्सा कि आपकी जो स्टोरी है, जो कि आपकी एक फ्रेंड ने पोस्ट की थी कराची यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, वो मैंने अपने लिसनर्स के साथ शेयर की है। यस मैंने सुना है आपने शेयर करी है। जी तो अक्सा आपकी स्टोरी की जो है एंडिंग, उसके बारे में कुछ सवालात हैं मेरे, क्योंकि उसको पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि इन दी एंड वो एक झूठी कहानी है और वो बनाई गई है। तो क्या ये हकीकत है कि आपको जिन ने ये कहा कि तुम पर्पल लिपस्टिक में बहुत डैशिंग लगती हो? जी मेरी दोस्त ने इस स्टोरी को बहुत सरकास्टिक बना दिया है, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत ही सीरियस है। ओके तो मैं अक्सा जानना चाहूँगी कि एक्चुअल स्टोरी क्या है? जी मैं जब खड़ी हुई थी तो मेरे कान में ना मुझे एक बहुत खतरनाक सी विस्पर आई थी। ओके किसी ने विस्पर करी थी कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं। सो आपका वो जो डिपार्टमेंट है, वुमेन डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो वॉशरूम है वो वाकई में मौजूद है और ये हकीकत है? यस वॉशरूम वाकई में मौजूद है और वहाँ पे हमें आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने और मैंने उसको मजाक लिया था। ओके सो वो आपको ये कह रहे थे कि आप रास्ते से हट जाएं।
यस, वो कह रहे थे हमारे रास्ते से हट जाए, वो आवाज़ बहुत डरावनी थी। तो उसके बाद आपको क्या फील हुआ, मतलब आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, या फिर बस उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो गई, या फिर वो जिन जो भी है वो आपके साथ अभी भी है? नहीं, वो मेरे साथ अभी भी है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते मुझे। ओके वो मुझे अपनी एग्जिस्टेंस का महल फील कराते हैं। ओके। कभी मुझे अंधेरे में उनका शैडो नजर आता है, कभी मेरे रूम के कॉर्नर पर मुझे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो है। तो आपको वो कोई नुकसान पहुंचाते हैं या डराते हैं, या कोई हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह से कुछ आपके लिए किया हो? यस, ऑफ कोर्स वो हेल्प करते हैं। कभी कभी मेरे माइंड में मुझे कोई विस्पर कर देता है या मुझे डेजा वो आ जाते हैं, मुझे पेपर का लाइट सा वो लोग हिंट दे देते हैं। ओके। सो अक्सा, आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप तो बहुत इंट्रोवर्ट सी हैं, तो इस लाइव शो में आप अभी मेरे साथ शो में ज्वाइन हो चुकी हैं और यहाँ पे आपका अकाउंट भी सब कुछ शो होगा, तो काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। यस, आई नो। तो आप इसके बारे में क्या करेंगी? आप उनके साथ भी बात करेंगी या फिर ये बात यहीं पे ख़त्म कर देंगी और इसको क्लियर करना चाहेंगी कि आप पे जो मीम्स बन रहे हैं वो रियल नहीं है? नहीं, मैं इस बात को ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बात मेरी फैमिली तक पहुँचे। हाँ, क्योंकि अक्सर आपके किसी भी अकाउंट के अंदर मैंने नोटिस करा है आपकी पिक्चर नहीं होती है, आप अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? यस, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को पता चले, क्योंकि आपको तो पता है लोग कितनी बड़ी बिग डील बना देते हैं इस बात को। यस, लोग बिग डील बना देते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है आप इस बात से सेलिब्रिटी बन जाएंगी, बल्कि कुछ अरसे बाद आप निदा यासिर के शो में आने वाली हैं। यस, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी यूनिवर्सिटी में आज ज़्यादा लोगों को मेरे सीन का पता चल चुका है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है वो बहुत ही फनी और सार्केस्टिक है। रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो अक्सर मैं आपसे चाहूँगी कि वो जो कहानी है आप उसे खुद से बताएं कि बेसिकली हुआ क्या था। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड थी, उन सबका ग्रुप था, हम लोग ऊपर जाके सेल्फीज ले रहे थे। ओके यहाँ तक तो सब सही था। ओके फिर हमें अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई उसी वॉशरूम से, जो बहुत सालों से बंद है। ओके वहां से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। हम लोग बहुत डर गए थे। मैंने अपने दोस्त एमन से बोला, एमन देखो कोई सीन है, जब भी आवाजें आ रही हैं। ओके एमन ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करती, तो एमन ने मुझे वैसे ही टाल दिया एक दो बार, लेकिन एक दो बार से ज्यादा ऐसा हुआ था। ओके फिर एकदम से एक लाउड सी आवाज आई, थक करके, और कोई चीज गिरी उस जगह पे। सही। फिर मुझे पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ था, मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। ओके मुझसे मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे थे, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे थे, मैं बिल्कुल जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी वहीं पे स्टक हो गई थी। ओके इवन कि मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर मेरे कान में एक वही वाली जो मैंने आपको बताया, वैसी एक अजीब सी वेट सी विस्पर आई, बहुत भारी आवाज में, और वो आपको बता भी नहीं सकती कितनी डरावनी आवाज थी। आई कैन नॉट डिस्क्राइब, बहुत Okay. खतरनाक आवाज थी। तो उस क्या आवाज कहते में कोई चीज मुझे कह रही थी, आप हमारे रास्ते से हट जाएं। चलिए जी अक्सर, आपकी अगर ये स्टोरी है तो इसमें तो रियलिटी है, क्योंकि अक्सर कुछ जगहें होती हैं जो वाकई ऐसी मखलूक़ात का मस्कन होती हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं हम उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मुझे मेरे बचपन की कुछ बातें याद है कि मेरी मम्मा जो हैं, जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे सन्नाटे होते थे, तो वो बैठने से पहले कहा करती थी कि माजरत के साथ हमें थोड़ी जगह दे दीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मा की इस हरकत पे बड़ी हैरत ऐसी करती चीजें होती हैं। थी जी। तो अक्सर सो ये मच, exist थैंक करते यू हैं, सो लेकिन वो मच। इनका मजाक बना देता है। जी बिल्कुल। अच्छा अक्सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया और इस बात का खुलासा किया कि वो पर्पल लिपस्टिक वाले जो मीम्स बन रहे हैं उसकी बेसिकली ये स्टोरी नहीं है, वो कुछ और थी। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। Oh, it's okay. और इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आप सुनती हैं क्या? यस, आपका शो मैं सुनती हूँ, आपका शो बहुत जबरदस्त था। इससे पहले वाली स्टोरी जो आप सुना रही थी मेरी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अक्सा, आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।
सो जी, ये अक्सा थी जो हमारे साथ मौजूद थी, और ये स्टोरी जो आपको मैंने बताई कराची यूनिवर्सिटी की, उसकी रियलिटी क्या थी उसके बारे में हमें अक्सा ने ख़ुद बताया है। क्योंकि होता तो यही है कि हम किसी चीज़ का मजाक बना देते हैं और उसे मीम्स में लेना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है और उस हकीकत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, मज़ीद बातें करेंगे आपसे। आपके कुछ कमेंट्स को मैं शामिल कर लूँ। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि हमारे वॉशरूम की तो टूटी में भी पानी नहीं आता। जिन पढ़ते नहीं करते क्योंकि आज तक ये नहीं सुना कि जिन कभी कन्वोकेशन पे आए हों। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। खैर, ख्वाजा रोज कहती हैं ओए तेरी। अभी जो कहते हैं हॉरर स्टोरीज़, मैं कहता हूँ बीबी आप सो जाओ, आपके ख्वाबों में आमिर लियाकत आने वाला है। आप लोगों ने आमिर लियाकत का और ये पर्पल लिपस्टिक का ना मजाक बना के रख दिया है। अभी वो खुद आपको बता के गई हैं कि हकीकत क्या है। सो आई होप सो कि इस मीम का आप सब लोग बाइकआउट कर दें और स्टोरीज़ की तरफ और टॉपिक की तरफ मज़ीद बढ़ूँगी। बट उससे पहले आप वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे आज ट्यून इन किया है, जिन्होंने आज सुनना शुरू किया है, आप लोगों को बताते चलूँ कि हॉरर नाइट विद फ़िज़ा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट, जिसमें मैं फ़िज़ा आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, कुछ ड्रानी कहानियाँ, कुछ हक़ाइक़, कुछ टॉपिक्स आपको बताती हूँ। हर हफ्ते की रात हमारी मुलाकात होती है। हर वीकेंड्स पे 2 दिन ये शो होता है, जिसकी एक्चुअल टाइमिंग तो 2 से 3 है, लेकिन रमज़ान की वजह से इसको मैं 12 से 1 तक कर रही हूँ। सो आज भी आपका मेरा साथ रहेगा। काफ़ी कहानियाँ हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बताना है। बट वो लोग जिन्होंने आज सुनना शुरू किया है, आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कहानी जो आपने एक्सपीरियंस की हो या आपने किसी से सुनी हो, आपके नाम के साथ मैं अपने शो में शामिल करूं, तो उसके लिए वो कहानी आप मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। डीएम करने का तरीका जी ये है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, हॉरर नाइट्स विद फ़िज़ा लिख के सर्च करें, मुझे फॉलो करें, मेरी टीम आपको अप्रोच कर लेगी और वो कहानी मुझ तक पहुंच जाएगी और वो बहुत जल्द ही मेरे शो का हिस्सा भी बन जाएगी। विजो कहते हैं वॉइस इज़ नॉट क्लियर फ़िज़ा। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि फिर मैं एमिली रोज़ के बारे में बात करना शुरू करूं तो ये ना हो मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही हो और आप उस टॉपिक को ठीक से सुन ना पाएँ। सो डू लेट मी नो। अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। ख्वाजा रोज कहते हैं क्लियर है आवाज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। बट इंस्टाग्राम पे सब कहते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, अटक रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। फ़िज़ा लाइव अगेन स्टार्ट कर दें। चले जी, ऐसा ही करते हुए इंस्टाग्राम पे मैं लाइव को एंड कर रही हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से लाइव को स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर हम एनालिज़ा की बात करेंगे और किसी बात में नहीं जाएंगे। सो मे बी समटाइम्स ये होता है, ये ग्लिच हो जाता है कि जब भी हमें लाइव पे कोई ज्वाइन करता है तो उसके बाद मेरी आवाज़ इंस्टाग्राम पे थोड़ी ब्रेक हो जाती है। इस वजह से मैं बार बार अपनी आवाज़ के बारे में वहाँ पे पूछ रही थी। सो इंस्टाग्राम का लाइव दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा रोज कहती हैं कल यहाँ वाला भूत इंस्टा पे चला गया आज। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। सो इंस्टाग्राम का लाइव दोबारा से स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक सब लोग वापस आ चुके हैं। तो सैयद तुफैल शाह वासे सेठ ने ज्वाइन कर लिया है। सबरीना कहती है नाइस, खुलास क्राफ्टेरिया, अरसलान, हमज़ा, सबरीना जमान, सिमरे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम उमामा, वासे सेठ, शर्जील शेख,
2XT7 मलिका नर्ड। और काफ़ी लोग हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, सो जल्दी से मुझे बता दें कि अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हाय उम्मे माहा। सो मोहम्मद शयान भी आ गए हैं। आप लाइट ऑन करके बैठिए, इधर हम अंधेरे में डर रहे हैं। नहीं जी, मैंने लाइट ऑन नहीं की। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइट ऑन है? So now let's talk about Annalisa. Annalisa Michael, or you can say Emily Rose, ये दोनों नाम एक ही लड़की के हैं। बट इनका एक्चुअल नाम, जो असल नाम है, वो है एनालिसा माइकल। और इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी जिसमें इनका नाम एमिली रोज रखा गया था। एनालिसा माइकल का जो पैरानॉर्मल इनकाउंटर है उसका शुमार टॉप पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स में होता है। मोहम्मद बिलाल कहते हैं जो 1973 वाली हॉरर मूवी है वो क्या एमिली वाली पे बेस्ड है? मोहम्मद बिलाल, एमिली वाली जो मूवी है उसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। सो एनालिसा माइकल के ऊपर यही वाली मूवी है जो उन पे बेस है। आई थिंक जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम द एग्जॉर्सिज्म है, वो भी रियलिटी पे बेस है। बट उसका बैकग्राउंड ये है कि उसके अंदर लड़की दिखाई गई है, बट जो एक्चुअल में उसका विक्टिम था वो एक लड़का था। So the criteria is एनालिसा माइकल जर्मनी की रहने वाली थी। 17 साल की उम्र में 21 सितंबर 1952 उस टाइम 17 साल की उम्र में ये लड़की एनालिसा पोसेस्ड हो गई। इब्तिदा में किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें घोस्ट का, इविल स्पिरिट्स का, डीमंस का पोसेशन है। वो कुछ अजीबोगरीब हरकतों सकनात करती थी, अपने जिस्म के हिस्सों को इस हद तक मोड़ लेना कि हड्डियां टूट जाएं, हड्डियां चटक जाएं, अपने हाथों और पैरों से ज़मीन पे क्रॉल करना, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना, अपनी गर्दन को, अपनी नेक को कभी कभार 360 घुमा लेना, इतना कि वो ब्रेक हो जाए। ये कंडीशन देख के एनालिसा माइकल के घर वालों ने साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। 5 साल तक साइकेट्रिस्ट इस बच्चे के दिमाग के साथ खेलते रहे। 5 साल तक उसे अंडर ट्रीटमेंट रखा गया और 5 साल बाद डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके पास इसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करती है जो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ज़मीन पे क्रॉलिंग करने की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब पोजीशन इतना बढ़ चुका था कि एनालिसा दीवारों पे उड़ उड़ के चढ़ जाया करती थी। अक्सर वो अपने हॉस्पिटल के रूम में ज़मीन पे नहीं बल्कि छत पे छिपकली की तरह लटकी भी पाई जाती थी। उनकी हालत को देख के हॉस्पिटल की तमाम नर्सेस उनके रूम में जाने से डरती थी, खौफ खाती थी। बड़े से बड़े डॉक्टर उनकी हालत देख के परेशान हो जाते थे। और फिर होना क्या था,
बाय द एंड ऑफ द डे जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है वहाँ पे आपको यकीन हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो दुनिया में और भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और आपका जो दिमाग हर वक्त लॉजिक मांगता रहता है, लॉजिकल माइंड, आपका थीस्ट माइंड, आपको जो एथेस्ट लॉजिक्स दे रहा होता है, बाय द एंड ऑफ द डे वो कहता है नहीं, अब झुक जाओ, क्योंकि अब बात तुम्हारे बस की नहीं है। अब जो भी होगा वो तुम्हारे रब के हुक्म से होगा। सो एनालिजा माइकल के केस में भी यही सीन हुआ। 5 साल बाद डॉक्टर्स ने अपने हाथ उठा दिए और कहा कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। तब एनालिजा माइकल के पेरेंट्स, उनकी फैमिली वाले, एक प्रीस्ट थे जिनका नाम था फादर आर्नोल्ड रेंज, उनके पास गए। जिस वक्त एनालिजा माइकल फादर आर्नोल्ड रेंज के पास आई तो फादर आर्नोल्ड रेंज अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उसकी ये हालत थी कि वो जानवरों के खून को पी जाया करती थी, वो ज़मीन पे चलने वाले कीड़ों मकोड़ों को खाया करती थी। जब वो बोला करती थी तो उसके अंदर से 11 से 12 स्पिरिट्स की आवाज़ आया करती थी। उसे ये इविल स्पिरिट इस कंडीशन तक ले आई चुकी थी कि वो उससे दुनिया के बुरे से बुरे काम करवाती थी। उस बच्ची के जिस्म पे उसका खुद का कंट्रोल ही नहीं था। ये स्पिरिट्स इतनी बुरी थी कि वो एनालिजा को मजबूर करती थी कि वो कोयला खाए, वो जानवरों को कच्चा खाए, इवन कि वो अपना यूरिन तक पीती थी। एनालिजा माइकल पे सख्त पोसेशन हो चुका था। फर्स्ट एक्सोर्सिज्म जब फादर आर्नोल्ड रेंज ने एनालिजा माइकल का किया तो वो बताते हैं कि उसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 इविल स्पिरिट्स थी। एक्सोर्सिज्म के सेशन यूं ही चलते रहे। और आखिरी एक्सोर्सिज्म में फादर आर्नोल्ड रेंज और उनकी प्रीस्ट की तमाम टीम से 6 इविल स्पिरिट्स ने अपनी अलग अलग आवाज़ में बातें करी और 7वीं आवाज़ जब आई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जो 7वीं चीज़ थी वो कोई इविल स्पिरिट या डीमन नहीं था बल्कि खुद लूसीफर था। एनालिजा माइकल की बॉडी को 6 इविल स्पिरिट और खुद लूसीफर सख्त पोसेस्ड कर चुके थे। एनालिजा माइकल के पेरेंट्स कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हम दुआएं करते थे गॉड से कि हमारी बेटी को सुकून की नींद सुला दो। उसे इस हाल में देखना हमारे लिए ऐसा था जैसे हम जिंदगी में जहन्नुम को देख रहे हों। माँ बाप थे, उनका कलेजा फटता था अपनी बेटी को इस हालत में देख के। और वो खुद प्रे किया करते थे कि इसे गॉड ले जाए, इसको इस बॉडी से निजात मिल जाए, जिस्म के इस पिंजरे से उनकी बेटी की रूह परवास कर जाए। वो हंसती खेलती मुस्कुराती 17 साल की लड़की एक जिंदा लाश की मानिंद जंजीरों में जकड़ी घर के कोने में पड़ी रहती थी। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 1 जुलाई 1976 में 23 साल की उम्र में आखिरी एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिजा की
आखिरी सरगोशियाँ सुनी गई जिसमें वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय कह रही थी। 23 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई। उसके एग्जॉर्सिज्म के टेप्स, ओरिजिनल वॉइस टेप्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स अभी तक इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिसके ऊपर अभी तक बहुत सारे डिमोनोलॉजिस्ट, बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे घोस्ट हंटर्स तबसरे करते हैं, बात करते हैं। बट उस हंसती खिलखिलाती लड़की एनालिसा माइकल को अब वापस कोई नहीं ला सकता। शायद उसके लिए जाना ही भलाई थी, और क्या पता शायद वो जाके भी पोसेशन में हो, कैद में हो। हम उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। Whoever is asking लूसीफर कौन है, तो लूसीफर इब्लीस है। उसको 6 डीमंस, 6 बदरूहों ने और खुद शैतान ने पोसेशन किया था। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, बट इट्स अ वेरी सैड स्टोरी which is based on true event. मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि लूसीफर असल में नहीं था, इसके पीछे अलग स्टोरी थी। मोहम्मद बिलाल, इफ़ यू नो अबाउट दैट, तो आई वुड लव टू लिसन इसकी बैक स्टोरी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी अगर मज़ीद रहनुमाई करेंगे तो मैं अपने आने वाले शोज़ के अंदर वो बातें भी बताऊंगी जो आप मुझे बताएंगे। टाइम हो गया है 1:01 और वक्त आप लोगों से इजाज़त लेने का आ गया है। अगर कोई मुझे लाइव पे भी ज्वाइन करना चाहता है और कुछ अपनी आप बीती अपनी ज़ुबानी बताना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दें या कमेंट कर दें। आई विल टेक यू इन लाइव। उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे शो के आखिरी हिस्से पे, या फिर एक आखिरी स्टोरी सुना दी जाए। क्या कहते हैं आप लोग? स्टोरी सुना दी जाए या फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को फिर से मुलाकात करें और फिर मज़ीद स्टोरीज़ के बारे में बात करें। व्हाट डू यू से गाइस? अविजो कहते हैं मस्ट वॉच द मूवी, इट्स अमेजिंग। यस, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी। खुशी भाग गई। खुशी क्यों भाग गई? खुशी आपको नहीं भागना था, छोड़ के नहीं भागते खुशी। वेरी बैड। वासे से कहते हैं सुना दी जाए मगर कॉमेडी। कितनी कॉमेडी सुनेंगे आप? आखिरी स्टोरी, वन मोर। ओके। तो ये जिक्र है दिसंबर की उन सर्दियों का जब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था। वैसे तो हम मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, पर यूनी में एक दिन बहुत लेट तक रुकना पड़ा। इतना लेट कि आधी रात हो गई। हम 3 फ्रेंड्स थी। हम बस घर के लिए निकल ही रही थी तो हमें महमूद हुसैन लाइब्रेरी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में है, उसके पास से गुजर हुआ। ये स्टोरी जो है मारिया परवेज़ की है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और ये स्टोरी उन्होंने ही शेयर की है। वो कहते हैं कि हम लाइब्रेरी के पास से गुजर रहे थे तो महमूद हुसैन लाइब्रेरी में से कुछ आवाज़ें आईं जैसे कोई टेबल पे हथौड़ी मार रहा हो। उस टाइम फुल अंधेरा था। मेरी फ्रेंड ने कहा चलो देखते हैं। मैंने काफ़ी मना किया, यार छोड़ो मुझे डर लग रहा है।
ये वैसी बड़ी पुरसरार सी जगह है, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर वो नहीं मानी और मुझे भी खींच के ले गई। लाइब्रेरी तो बंद होनी चाहिए थी, पर डोर्स खुले हुए थे। हम दोस्तें अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई दरवाज़ा बंद हो गया। हम बेतहाशा डर गईं और डर के मारे कपकपाने लगीं। हाथ पांव हमारे ठंडे पड़ गए। वो हथौड़ी की आवाज़ तेज़ हो गई। वो आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। बेसमेंट एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही वैसे ही काफ़ी लोगों के दिल में खौफ आने लगता है। बहरहाल, एक तो कराची यूनिवर्सिटी, ऊपर से महमूद लाइब्रेरी, ऊपर से उस पुरसरार लाइब्रेरी का बेसमेंट और वहाँ से आने वाली आवाज़ें। इस चीज़ का अगर आप तसव्वुर भी करें तो शायद आप खौफ में डूब जाएं। और हम पे यह आप बीत रही थी। बेसमेंट पहुंचे तो देखा एक ज़ईफ से बाबा, जिनके सारे बाल सफ़ेद थे और दाढ़ी भी सफ़ेद थी। फुल मलंग टाइप के थे और वो टेबल पे हथौड़ी मार रहे थे। पहले तो हमें डर लगा, फिर डरते डरते एक फ्रेंड ने पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। बाबा पीछे मुड़े, हमारी तरफ फुल गुस्से में कहते हैं, अरे हमसे काहे पूछ रही हो, हम तो खुद ही नहीं पता कि हम कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। ये बोलते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। हम चुपचाप कांपते कपकपाते वहाँ से वापस जाने लगे तो उन बाबा ने हमें रोका और कहा कि आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। न जाने क्यों ना चाहते हुए भी उनकी इस बात में एक अजीब सी कशिश थी। हम उनकी कहानी सुनना चाहते थे पर डर के मारे वहाँ से भाग जाने का दिल कर रहा था। उनकी आंखों की तरफ जो ही हमने देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे वो हमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि ऑर्डर कर रहे हैं, और हमारे बेसाख्ता उनकी शख्सियत के असर में आके उनकी कहानी को सुनना पड़ा। उन बाबा की दिल दहला देने वाली कहानी जैसे ही हमने सुनी तो पूरी लाइब्रेरी में हवाएं सी चलने लगी, लाइट्स बंद खुल होने लगी। बाबा का चेहरा देखा तो उस पे जख्मों के निशान थे। पूरी लाइब्रेरी में अजीबोगरीब सी आवाजें गूंजने लगी। हमने सोचा अब यहाँ नहीं रुकना, हम भागने लगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर की तरफ, और वो बाबा भी हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। दरवाजे सब बंद थे तो हम डर के मारे खिड़कियों से छलांग लगाने लगे। जब हम खिड़कियों से बाहर आए तो हमने पलट के देखा वो बाबा वहां से वापस मुड़ गए। आप यहाँ पे हैरान होंगे कि मैं आपको वो कहानी क्यों नहीं बता रही जो बाबा ने मुझे बताई। तो कहानी वो कुछ यूं है। वो बाबा कहने लगे कि इस लाइब्रेरी में आज से 20 साल पहले वो चौकीदार हुआ करते थे। अपनी ड्यूटी वो दिलो जान से निभाते थे। वो सिंध के एक इलाके सक्खर से आए थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब एमक्यूएम हुआ करती थी और कराची के हालात बेतहाशा खराब होते थे।
बाबा अक्सर महमूद लाइब्रेरी में ही अपना बिस्तर बिछा के एक टेबल पे सो जाया करते थे। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। दिन भर यूनिवर्सिटी की चौकीदारी करते थे, रात में ही लाइब्रेरी में सो जाया करते थे। एक दिन रात को उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के आए हैं जिनके साथ एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है, उसे गोलियां लगी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलें, इस लड़के को यहाँ पे छुपाना होगा। मैंने उनसे पूछा, ये कौन है, इसे क्यों ज़ख्मी किया हुआ है और तुम सब लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, इसके पीछे लोग लगे हुए हैं, इसको बचाना होगा, ये एक कारकुन है। उनकी बात सुन के बाबा ने सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये मुसीबत में है। जो ही वो दो लड़के उस जख्मी लड़के को लेके यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, बाबा ने उन्हें कहा कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे मेरा बिस्तर है, इसे वहाँ पे लिटा दे, सुबह होते ही हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने की नौबत ही नहीं आई। न जाने किस तरह से 3 लड़के जिनके हाथों में हथौड़े थे वो यूनिवर्सिटी में घुस आए। उन लड़कों के चेहरों पे मास्क थे, उनके मुंह छुपे हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने कराची में दहशत फैलाई हुई थी, जिनका एक दौर में हथौड़ा ग्रुप के नाम से एक गैंग आया था और सड़कों पे सोते हुए लोगों को यह हथौड़ा मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया करते थे। ये ग्रुप जो कराची में आया था हथौड़ा गैंग के नाम से, ये और कोई नहीं थे बल्कि ये डार्क वेब के लिए स्नफ फिल्म्स बनाया करते थे और लोगों को मार के रिकॉर्ड करके उन मूवीज़ को डार्क वेब पे अपलोड किया करते थे। बहरहाल उन तीनों लड़कों ने उस ज़ख्मी लड़के को, उसके 2 साथियों को और उस बाबा को उसी लाइब्रेरी में उसी टेबल पे सर पे हथौड़े मार के, सर को कुचल के जान से मार दिया। ये कहानी जब बाबा ने हमें बताई और हमने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरों के ज़ख्म और ज़्यादा नमूदार होने लगे। इसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हम हॉस्पिटल में मौजूद थे और मैं और मेरी फ्रेंड्स आज भी उस दिन के बारे में सोचती हैं तो हम डर जाती हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में उस बाबा को कभी वापसी नहीं देखा, लेकिन वो कोई वहम नहीं था, एक हकीकत थी, क्योंकि वो एक वक्त में हम 3 दोस्तों के साथ हुई थी। तो ये कहानी है जो मारिया परवेज़ ने बताई और इसी कहानी के साथ अपने शो हॉरर नाइट विद फिज़ा में मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है जाने का। लेकिन जाने से पहले एक बात तो सुन लें कि जब किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, ये एक अट्रैक्शन होती है, ये एक नेचर होती है कि वासे सिद्ध और अवीज़ो अगर मिल के मोहम्मद फाज बुखारी के बारे में बात करें तो पास से गुजरता हुआ फाज बुखारी भी लम्हे के लिए ठहर जाएगा और कहने लगेगा, आया ये दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैं भी तो जाके सुनूं, कैसे लोग हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यही कुछ होता है जब आप और मैं हम कलाम होते हैं अपनी इस थकी हुई तन्हा शब में। हम लोग जिक्र करते हैं उन मखलूक़ात का जो हमें दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि हमारी इस इंसानी आँख में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सकत नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है
क्या हमारे घर में जो पंखा लगा होता है वो हमारे हाथ की बनाई हुई मशीन है। जब ये चलती है तो इसके पर हमें नज़र नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ इन मामलात में होता है। वो मखलूक़ात जिनका जिक्र कलाम इलाही में मौजूद है, कुरान पाक में मौजूद है, जिनके वजूद को आप झुटला नहीं सकते, जो हैं बरहक है। आप किसी भी मज़हब में, दुनिया के किसी भी मज़हब को उठा कर पढ़ लें, जिन्नात के वजूद का दावा हर मज़हब करता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमें दिखा नहीं तो हम मानते नहीं, लेकिन जिस दिन किसी अंग्रेज़ ने, किसी गोरे ने इस बात की तस्दीक कर दी तो आप मान जाएंगे, क्योंकि आपको उनकी उलूम पे बहुत ज़्यादा यकीन है। और काफ़ी प्रीस्ट, डिमोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट इस बारे में बता चुके हैं कि हाँ, एक मजमुआ है इलेक्ट्रॉन का जिसको हम मशीन्स के ज़रिए पता लगा लेते हैं। गूज हंटर्स कुछ मशीनों को लेके फिरते हैं जिनसे पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी और चीज़ की मौजूदगी है या नहीं। सो यू कैन नॉट डिनाई दिस रियलिटी। तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं कि बड़ा ही फारिग इंसान है, मेरी बातें लेके बैठा है, अभी तो मैं इसको दिखाई नहीं देता, तो क्यों ना इसे अपने होने का थोड़ा सा एहसास तो दिला दूं। तो अगर अभी कमरे में लाइट्स ऑफ करके बैठे हैं और ऐसा महसूस हुआ है कि दरवाजे के पास से कोई साया गुजरा है, तो डरिएगा मत। जी हाँ, पर्दा हिल रहा है, हवा से हिल रहा होगा। क्या हुआ, खिड़कियां बंद हैं? तो डरो मत। नींद में सोते हुए वो स्लीप पैरालिसिस होना, वो अलकाबूस जिन जो आपका सांस रोकता है। रात के 3 बजे के बाद किचन के नलके से आने वाली सरगोशियाँ, छत पे कदमों की आहट, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पे तो कोई रहता ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो डरना मत, क्योंकि आप तो अशरफुल मखलूक है ना। और एक बात याद रखिएगा, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डज। सो अगले हफ्ते न्यू टॉपिक, न्यू कहानियों के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, फी अमान अल्लाह, टाटा, अल्लाह हाफिज। Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где